सिर्फ ये डिस्कशन करूँगा कुछ चीज़ों के बारे में जो जो कॉमन इंजरीज या जो कॉमन प्रॉब्लम आप लोग फेस कर सकते हैं या आज तक की होंगी, उसको आपने अप्रोच कैसे करना है इंजरी को, ठीक है, और उसके बाद में आप इंजरी प्रिवेंशन के लिए क्या बेसिक स्टेप्स ले सकते हो, ठीक है। पहले टीचर से पूछता हूँ, फिर प्लेयर से। मैं इस ग्रुप को डिवाइड नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा हूँ कि टीचर्स अलग है और वो असिस्टेंट कोचेस अलग है, बट मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होगा जो लोग खेल रहे हैं और जो खिला रहे हैं केवल। तो आपने पिच के ऊपर फुटबॉल प्लेयर्स को इंजरीज होते हुए देखा है? गुड। कैसी प्रॉब्लम्स आपने फेस की है? एक बार पीछे से 4 लोगों से पूछो, फिर आगे से 3 लोगों से। हाँ, वेरी गुड। आप उन्हीं बच्चों की बात कर रहे हैं जिन बच्चों से आप डील करते हैं, ठीक है। और हाँ जी, एब्रेशन कौन बोला? एब्रेशन, हाँ, गुड। और बॉडी में पेन रहता है बच्चों के, जैसे 1-2 दिन में वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन, हाँ, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन, हैमस्ट्रिंग इस उम्र में भी आप उसी बच्चों की बात कर रहे हो जो बच्चों से आप डील करते हो? हाँ, बड़ों की बात कर रहे हो, क्योंकि मैं बहुत उस एज ग्रुप में हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन अगर हो रहा है ना तो कुछ बड़ा ही होगा, ठीक है, क्योंकि जनरली इस ग्रुप में इतना कॉमन नहीं है, मगर मसल इंजरी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, मैं हैमस्ट्रिंग नहीं लिख रहा हूँ। आगे बोले मैडम, आपके बच्चे शिन बोन पेन, बहुत बढ़िया। नीज में पेन, वेरी गुड। अब इधर वाले बोलो, आपके उन एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं। एंकल पेन तो हो गया, ये तो बाजी मार गए। अब्रेशंस वो बोला है उन्होंने, हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। बच्चों खेलते खेलते रस्सी फूट जाती है कई बार, हाँ, रस्सी फूट जाती है, रस्सी फूट जाती है, वेरी गुड। सर एडी में भी पेन होता है कई बच्चों को। हील पेन, वेरी गुड सर। इसी एज ग्रुप में? क्रिकेट में ज़्यादा होता है। नहीं, फुटबॉल में भी होता है सर। इसी एज ग्रुप में? हाँ जी। हाँ, स्टमक की मैं अलग से लिख रहा हूँ। इंजरी और इलनेस, ठीक है, हमारे पास आधा घंटा और है, ठीक है। मेरा तकरीबन 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया, सर के सामने तो कुछ भी नहीं है, बट मैं 20 साल का निचोड़ आधे घंटे में देखना है, तो आप जो निचोड़ सकते हो निचोड़ लो। तो स्लाइड मारते हैं छिल जाए। हाँ जी, सर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर टाइप का, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या टाइप बात है। फ्रैक्चर कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं सबको, ठीक है, इस सारी चीज को डिवाइड कर देते हैं, बहुत अच्छा है। और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इससे रोज डील कर रहे हो। एक बात मेरे को बस और बता दो, जब मैं स्कूल में होता था तो जब असेंबली होती थी, असेंबली लाइन होती थी, हमारे टाइम में धूप में बाहर ही होती थी, आउटडोर ही होती थी। आजकल तो स्कूलों के अंदर होनी शुरू होती है असेंबली, क्लासरूम में असेंबली हो जाती है जी? क्या बात है। हाँ, तो तुम्हारे गिरे या नहीं गिरे? गिरे। सर हेड इंजरी भी होती है बच्चों का खुदा को। कौन बोला? तुम्हारे हुई अभी तक? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब अच्छी बात है हेड इंजरी होना। गुड ऑब्जर्वेशन। अब प्लीज अब थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जब ज्यादा चीजें थोड़े समय में दी जाती है ना, मेरे को तो क्लैरिटी है काफी हद तक, कंफ्यूजन अभी भी बहुत है मगर काफी हद तक क्लैरिटी है। बट जब ज्यादा चीजें थोड़े समय में दी जाती है तो क्लैरिटी से ज्यादा कंफ्यूजन खड़ी होती है, ठीक है। थोड़ा गैदर करने की कोशिश करेंगे, मैं अपने को सीमित करूंगा कि 2-4 चीजों के बारे में बात करूँ, ठीक है। पहली चीज है, आप जब किसी प्लेयर के पास जाते हो, उसको चोट लगी है,
तो सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है या क्या आना चाहिए? इंजरी टाइप मेजर है कि माइनर है? वेरी गुड, वेरी गुड। आप क्या कह रहे थे? रेस्ट हाँ, रेस्ट रेस्ट। अभी बाद में रेस्ट पे। ये पढ़ा लिखा ये बहुत बढ़िया बात की उन्होंने। पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है? जो सबसे पहले मैं कुछ गलती तो नहीं कर दूंगा, गलतियां फिर भी होंगी, ठीक है? मगर सबसे पहले जानना जरूरी है कि कोई नुकसान तो नहीं कर दूंगा, है ना? तो सीरियस इंजरी तो नहीं है, मेजर इंजरी तो नहीं है। अब सीरियस इंजरी को दो प्रकार से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? ज्यादा उसमें नहीं। एक सीरियस इंजरी क्या हो सकती है? और एस्थेटिक प्रॉब्लम भी आ सकती है किसी को। एस्थेटिक प्रॉब्लम आ सकती है, मगर जो मैं सीरियस इंजरी बोलता हूँ सबसे पहले किसको, वो है कि लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है, ठीक है? क्या वो बच्चे की जान को या लाइफ के अंदर लॉन्ग टर्म खतरा तो नहीं है, ठीक है? जिसके अंदर हेड इंजरी हो सकती है। रीसेंट स्टडीज मैंने नहीं पढ़ी, बट जो स्टडीज पहली थी उसके हिसाब से बच्चे गोल पोस्ट से टकरा जाते हैं। हेड इंजरी कहाँ हो सकती है? कहाँ हो सकती है? हेड टू हेड, हेड टू ग्राउंड, है ना? हेड टू गोल पोस्ट, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर आपका। मेरा नोजल बोन टूटा था सर। सर से ना मेरे बंदे ने मेरे को ठोक दिया। आपने सुना सर ने क्या कहा? क्या कहा? कौन सी बोन टूटी थी? नेजल बोन। कुछ एल्बो किक होती है ये, है ना? जब आदमी ऊपर है, हवा में है, बच्चा मार रहा है, हेड लेने की कोशिश कर रहा है और कोई पीछे से ऐसे मार रहा है, ठीक है? तो ये आप सबके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि फीफा का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक अवार्ड भी होता है जिसको बोलते हैं फेयर प्ले अवार्ड। फेयर प्ले अवार्ड। फेयर प्ले का मतलब जो टीम के सबसे कम कार्ड होते हैं उसको फेयर प्ले अवार्ड दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि स्पोर्ट्स फेयर होनी चाहिए, अनफेयर मींस नहीं होने चाहिए। एल्बो किक से सर की नेजल बोन गई, हेड इंजरी, कंकशन, मेजर ट्रॉमा भी हो सकते हैं। वो आदमी उस किक की वजह से नीचे गिर जाए, मेजर इंजरी हो जाए, बड़ी इंजरी भी हो सकती है जिसका ऑपरेशन भी हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी हो सकता है। सर इसमें मेरा ये भी कट लगा था 7 टांगे का। हाँ, तो इसको फीफा ने एल्बो किक का कौन सा पेनल्टी है इसके लिए? इंडायरेक्ट। हाँ, मगर पेनल्टी क्या है? क्या कौन सा कार्ड मिलेगा? बिल्कुल, तो रेड कार्ड दे दिए हैं। आप लोग ये जानना इसलिए जरूरी है कि बच्चों को हम आदत डाल रहे हैं, उसे बचपन से आदत डाल रहे हैं फेयर प्ले करने की या अनफेयर प्ले करने की, है ना? तो इसलिए सर ने मेंशन किया तो मैं थोड़ा साइड ट्रैक हो गया, क्योंकि ये सीरियस इंजरी कर सकता है, ठीक है? फीफा को लगा कि भाई ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, किसी की जान को खतरा हो सकता है, तो हमें रूल्स को मॉडिफाई करना है। और ये पिछले 8-10 साल की बात है, बहुत ऐसा नहीं कि 25 साल पुरानी बात है, ठीक है? तो ये रेड कार्ड है, तो फेयर प्ले आप सबको उन्हें सिखाना है। सीरियस इंजरी के अंदर अगर कोई टकराया है, हेड इंजरी अगर किसी को हुई है, उसका सिंपल सबसे सिंपल एक वर्ड यूज होता है कंकशन। आपने सुना है कंकशन? क्रिकेट में आजकल बहुत बढ़िया।
एक प्लेयर भी थे दिल्ली के जिनकी बहुत समय पहले टेस्ट हुई थी रमन लांबा। हाँ कम हाँ रमन लांबा। बिल्कुल रमन लांबा जी, तो उनको बॉल लगी थी हेड पे, फॉरवर्ड शॉट लगते थे। बिल्कुल, तो वो बॉल लगने की वजह से उनको हेड इंजरी हुई और वो लाइफ थ्रेटनिंग हो गया क्योंकि अर्ली आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ। तो ऑस्ट्रेलियन एक प्लेयर ठीक है, तो आपके लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि उसको लगी कैसे है। एज अ कोच आप जब वहाँ पे उनके साथ में हैं तो जितना समय हम उनको डायरेक्टली अपने सामने ऑब्जर्व कर सकते हैं उतना हमें ऑब्जर्व करना है, क्योंकि वो उनके लिए हो सकता है आके बताना कि चोट कैसे लगी कई बार पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट सुना है, न्यूज़ में सुना होगा, क्या होता है? हाँ, अचानक दिल काम करना बंद कर देता है। हार्ट अटैक अलग हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट अलग है। कार्डियक अरेस्ट के अंदर दिल एकदम बंद हो जाएगा सडनली। सर एक रिकमेंडेशन मेरी साइड से रहेगा कि इन सबको एक BLS ट्रेनिंग जी इन सब टीचर्स की होनी चाहिए। जी ठीक है, आप इसको कहीं पे भी रिकमेंड करें, ठीक बट इन सब की BLS ट्रेनिंग होनी चाहिए, आधा दिन की होती है वो। जी। ठीक है, वो ज़रूरी है क्योंकि अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ आपको, अगर उसे उस समय ABC करना CAB करना आता है तब तो ठीक है, नहीं तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर कोई प्लेयर बिना किसी टकराव के नॉन कॉन्टैक्ट पोजीशन में अगर वो गिर जाता है खेलते खेलते, ठीक है, तो आपको पहली चीज ये सोचनी है। ठीक है, मैं भाग रहा हूँ, मैं काश आपको यहाँ पे वीडियो से कुछ दिखा पाता क्योंकि मैं इसके ऊपर कई बार टॉक लेता हूँ, होगा बहुत रेयरली मगर कभी भी हो सकता है। ठीक है, जब होगा तो लाइफ थ्रेटनिंग होगा। ठीक है, क्योंकि आप रिवाइव हार्ट ही रुक गया है और अगर आपको वो नहीं पता, अगर आपने BLS नहीं किया है तो आप कुछ खास कर नहीं पाओगे। BLS करने के बाद भी चांस है कि आप कुछ कर पाओ, मगर वो चांस है। ठीक है, और उसी के अंदर बताया जाता है कि कितने टाइम तक, कितने समय तक आपको करते रहना है। अगर मैं जैसे कोई प्लेयर हूँ, मैं भाग रहा हूँ और भागते भागते चलते चलते भागते भागते एकदम गिर जाता हूँ, तो आप अपना उसका सबसे पहले उसके पास जाओगे तो क्या चेक करोगे? पल्स रेट। वेरी गुड। कहाँ पे चेक करोगे पल्स? कैरोटिड होती है, यहाँ पे करना मुश्किल होता है, इतने वो नहीं रहता। आप लोग सब अपनी यहाँ पे पल्स को चेक करो। ये देखो, ये मांसपेशी नजर आ रही है मेरी, ये वाली बहुत मोटी है तो नजर नहीं आ रही होगी, बट ये जो मांसपेशी है यहाँ पे गर्दन की, इसके जस्ट आगे सब लोग अपनी पल्स चेक करो। कैरोटिड अपनी चेक करोगे तो दूसरी की चेक कर पाओगे। ये जो जगह है ना, यहाँ पे एक मांसपेशी होती है, ये एक मांसपेशी है, इधर से एक मसल आ रही है यहाँ से, इसके जस्ट आगे सबको मिली? जिसको नहीं मिली हाथ खड़ा करो। आपको मिल गई? पक्का? सबको मिल गई? आप लोग ढूंढ बताओ, मांसपेशी से आगे सबको मिली? उधर नहीं है, आगे। डॉक्टर अग्रवाल ने एक सेशन लिया था अंबेडकर स्टेडियम में, उसमें कुछ टीचर थे इसके, कुछ नहीं थे। करवाएंगे? नहीं मिली। ये मांसपेशी है, ये वाली मांसपेशी है, इसके आगे यहाँ पे ये मसल ठीक है। यहाँ पे हाथ दबा के देखना है, प्रेस करना होगा तब आएगा। हल्का सा प्रेशर डाल के देखना है पल्स है या नहीं है। ठीक है, सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है।
ठीक है, आई होप भगवान ऐसा ना करे कि आप लोगों को ये फेस करना पड़े, बट ध्यान रखना है इस चीज का। तो कार्डियक अरेस्ट एक चीज है, इसके लिए जब भी कोई टूर्नामेंट का पार्टिसिपेशन होता है, आपने शायद कराया होगा, क्या किया था? तो हम लोग करते थे नहीं, ईसीजी करवा के पहले देखा था कभी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन से पहले? ओके, छोड़ देंगे अभी। बट ज्यादातर जो मेजर टूर्नामेंट्स है उससे पहले डॉक्टर का एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। मेरी आप सबसे एक वो है एक्सपेक्टेशन, ना रिक्वेस्ट है ना अपील है, एक्सपेक्टेशन है सिंपल। अगर जहाँ पे लिखा है कि डॉक्टर का क्लियरेंस चाहिए, वहां किसी डॉक्टर के पास जाके बस ये मत बोलना 50 रुपए के हिसाब से लगा लो और ठप्पा लगा लो, बस ये नहीं करना। लेट द डॉक्टर सी द चाइल्ड वंस, एक बार उसे देखिए, और अगर उस टूर्नामेंट या उस गेम या उस चीज के लिए अगर ईसीजी की रिक्वायरमेंट दी हुई है तो प्लीज आप बजट सेंक्शन कराओ, ठीक है, और ईसीजी कराओ उनके, और डॉक्टर की स्टैम्प लो। किसके हार्ट के सॉरी सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल की जनरेशन में। सर को मैंने वहाँ उदयपुर में ही बुलाया था, जहाँ पूरी रेजिडेंशियल अकेडमी थी, तो सर ने सजेस्ट करा सर ये कर लो इनका भी, देखा सारे फिट हैं, यू विल बी सरप्राइज, हेमोग्लोबिन कम निकला काफ़ी बच्चों, यूरिक एसिड निकला है, हमारे जो सिलेक्टेड लॉट है उसमें यूरिक एसिड निकला है, और उन्होंने कोचों ने क्या करा था, ये तो रद्दी हो चुका है, इसको बाहर निकालो। न्यूट्रिशन एक चार्ट होता है जो सर ने रिकमेंड करा था, उसकी हमने जब कराई, ईसीजी में भी कई और गड़बड़ मिला, मतलब अच्छा भला खेल रहा है, तो भाई तो मैंने कहा अच्छा, और कोचों ने उनको सब्सिट्यूट में भेज दिया, बोला अरे तो बेकार हो, यूरिक एसिड तक निकला है गेम में, कौन सा तो स्टार प्लेयर में। मैं कहा तो अब जाके, मतलब ये प्रिकॉशंस हैं जो हमें लगता नहीं है कि ऐसा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ हमने सर वहाँ 3,500-4 हज़ार बच्चों में से सिलेक्ट करे थे राजस्थान में, उसमें भी ये प्रॉब्लम निकला है, जो कि 11-12 साल के थे बच्चे, तो उसमें भी ये निकला है। सो इट इज ए प्रिकॉशन की मेरी अगर पॉसिबिलिटी उस होती है लेवल तक उस एज ग्रुप में उनके कभी कार्डियक क्लियरेंस हुए नहीं होंगे। और हम लोग जब वर्कआउट कराते हैं, आप लोग जब अभी धूप में वर्कआउट करा रहे थे, किस ने हार्ट मीटर पहना हुआ है? हार्ट मीटर है कुछ लोगों के पास, अपना हार्ट रेट चेक किया था कितना आ रहा था? आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर हार्ट की कोई जन्म से कोई एनोमली है, ऐसा नहीं कि वो खेलने से हुई है, मगर जन्म से कोई एनोमली है तो पता नहीं लगी, कोई प्रॉब्लम है वो पता नहीं लगी, ठीक है। तो इसलिए मेडिकल, जब भी उनके मेडिकल की रिक्वायरमेंट है, साल में जितने टूर्नामेंट, जितनी बार अगर उसके रूल्स के अकॉर्डिंग जरूरत है उतनी बार आपने कराना है, और डॉक्टर को ये नहीं बोलना है कि आप बस स्टैम्प लगा दो, वो तो अपनी फीस ले ही रहे हैं, तो उन्हें अपना काम नहीं करने दो, क्योंकि कोई रीजन है इसके पीछे, ठीक है। ओके, अब दूसरा हेड इंजरी हो गया जब कोई किसी से टकराए, ठीक है। तीसरा फ्रैक्चर को मैंने अलग लिख दिया था क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है ना। फ्रैक्चर में क्या होगा? हड्डी तो टूटेगी, जुड़ जाएगी, सीधी नहीं जुड़ेगी, टूटने नहीं जुड़ जाएगी, है ना। 3 महीने में जुड़ेगी, 6 महीने में जुड़ जाएगी, मेरी बात समझ रहे हो? जब मैं लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से कंपेयर करता हूँ हड्डी की चोट को, तो लाइफ थ्रेटनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तो आदमी है तो हड्डी टूटी हो जुड़ी हो क्या करेंगे? अगर हड्डी टूटी है मैनेज हो जाएगी। अब सेकंड कंडीशन आती है हड्डी टूटने की या कोई इंजरी की। तो अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जब आप प्लेयर के पास जाते हो, कोई गिरा, चोट लगी, आपको कुछ पता है या नहीं पता है ना, आप उसके पास गए, अब पास जाने के बाद आपने क्या करना है, इसको आप लिख लो। TOTAPS, TOTAPS, ठीक है। जब किसी को चोट लगी है तो पहला टी का है टॉक। हम जाते हैं
बहुत बहुत सिंपल सही चीजें क्या होती है, कोई आदमी गिरा है, कोई खांसी कर रहा है, किसी ने वॉमिटिंग की है, कोई बेहोश हुआ है, ठीक है, किसी को कुछ भी हुआ है, भाई पानी पी, पानी पी। क्यों? क्या उस आदमी को एक क्षण पहले इतना डिहाइड्रेशन हो गया कि वो सहारा के डेजर्ट में 3 दिन से प्यासा था और वो पानी उसको 2 दिन जिंदगी के दे देगा? है ना? अगर किसी के पेट पे फुटबॉल लगती है पेट पे फुटबॉल और उसकी वजह से उसकी सांस रुक गई है, हम उसे कह रहे थे पानी पियो, पानी पियो। वो सांस नहीं ले पा रहा है, हवा जो दिखती नहीं है वो हवा नहीं ले पा रहा है, और हम उससे कह रहे पानी लो। कहां से लेगा पानी? अंदर जाएगा कहां से? सांस तो जा नहीं रही है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो अप्रोच है, अप्रोच का मतलब अब एक आदमी को चोट लगी है, एक बच्चे को चोट लगी है, वो गिरा है, अब आप जब उसके पास जाते हो तो आप अप्रोच कैसे करोगे उसे? वहां बहुत गड़बड़ होती है। ठीक है, दूसरा होता है चल चल उठा इसको, जल्दी उठा। अभी हमें कुछ नहीं पता, रब करने लग जाएंगे उसको कि उसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, हमने सबसे पहले उसे कहा पानी पी, ठीक है, और इसको उठा उठा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सर एक बात कह रहे, हमारे टीचर जनरली क्या करते हैं, ग्लूकोज ले लेते हैं, तो मैं भाग के आ रहा हूँ, मेरे मुंह में ग्लूकोज डाल देंगे, ये वाली बात। अरे मैं सांस ही नहीं पा रहा ग्लूकोज लेने। गुड। अभी एक बात बता रहा हूँ, फुटबॉल के अंदर यही होता है, ज्यादातर चेस्ट पे लगी या जूता लगा, दूसरे ने ऐसे किया, जूता लगा चेस्ट पे या पेट पे, ठीक है, यहाँ पे लगा, इस एरिया में कहीं भी कोई चीज, कोहनी लगे, जूता लगे, बॉल लगे, फुटबॉल आके टकरा जाती है, नीचे फुटबॉल लग जाती है, ठीक है, जैसे लगे तो उससे सांस नहीं लिया जाता, तो सांस नहीं ले पाए, पानी क्या करेगा? और वो डिहाइड्रेशन तो हुआ नहीं उसे, जो तुम पानी दोगे या पानी को ऐसे दवाई के एकदम काम करेगा। तो सबसे पहला काम है टॉक, उससे बात करो। टॉक करने के अंदर आप जब आप किसी से बात करते हो तो आप उसे सुनते हो, है ना? तो आपने ये सुनना है कि वो क्या सुना पा रहा है कुछ, इज इट रिस्पॉन्डिंग? ठीक है, तो ये है टॉक। और उसका रिस्पॉन्स देखो, अगर अब 2 सिचुएशन होंगी, या तो आदमी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है या रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो ये सब शुरू मत हो जाना, ठीक है? इधर से भी ठक 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 ठक, ये आपको पता नहीं है कि उसे हुआ क्या है, ठीक है? और अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो उसका मुंह खोल के उसके पानी भी मत डालो, ठीक है? वो पानी फेफड़ों में जाएगा, कहाँ जाएगा आपको नहीं पता, ठीक है? तो उसका रिस्पॉन्स चेक करो, रिस्पॉन्स ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये जानना है, ठीक है? तो जैसे सर भी बता रहे थे कि क्रिकेटर को और उसको लगी, तो एक बार यही के क्रिकेटर है आकाश चोपड़ा, तो चोपड़ा खेल रहे थे इंटरनेशनल उसके अंदर, और चोपड़ा को या किसी और को आगे लगी, तो तब बड़े यंग थे, तब फिजियोथेरेपी के दिन कदम ही रखा था स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में 2003 में। तो उनसे पूछा कि आपको आते फिजियो ने क्या पूछा था, या मैं अपना एग्जाम्पल दूं, तो आज बहुत फेमस प्लेयर है इंडियन फुटबॉल का, सबसे फेमस प्लेयर का नाम बताओ? छेत्री, शायद भी। तो वो एकदम एक मैच में ऐसे गिरा, क्योंकि मैं वो 3 साल तक एक ही टीम में थे, देसी टीम में, और फिर वो नेशनल टीम में था, तो ज़्यादातर साथ में थे हम लोग। वो एक मैच पे गिरा और हेड पे लगी एंड ही वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है? तो हमारा पहला सवाल उससे क्या होगा, ये जानने के लिए कि उसका रिस्पॉन्स ठीक है या नहीं है। आप क्या पूछोगे बच्चे से?
अगर मैं गिरा हुआ हूँ, आप मेरे पास आते हैं, सुनो सुनो या मेरा नाम लेके बोलते हो, ठीक है, तो वो सब उसको सारा पूछते हैं कितने रुपये वगैरह ये सब गुड, ये भी करते हैं। इससे थोड़ा सा हटके बट गुड। मेरी आवाज मतलब पहुंच रही है, मतलब मुझे सुन पा रहे हो? हाँ सुन पा रहे हो? नहीं नहीं मैंने कहा मैं सुन पा रहा हूँ। अब उससे मेरे को पता क्या लगा, हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है, उनका बिल्कुल सही कहना है, ठीक है, कि क्या आप मेरे को सुन पा रहे हो, ठीक है, बट इसके अंदर थोड़ा सा हम रेलेवेंट क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, ठीक है। आज आप कैसा महसूस करते हैं? आप पेन तो पता ही नहीं अभी कहाँ लगी हुई उसको? कहाँ लगी हुई नहीं पता। हाँ 5 मिनट है हमारे पास। आपने सिंपल क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हो, आप कितने बजे ट्रेनिंग कराते हो, ये नहीं पूछना है उससे, आप कितने बजे ट्रेनिंग कराते हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 8:30 सुबह 8 बजे, ये शाम को भी करा। शाम को भी कराते हैं, तो आप सिंपल ये पूछ सकते हो, ब्रेकफास्ट किया था, नाश्ते में क्या खाया। जब आपने किया ब्रेकफास्ट किया था तो बोलेगा हाँ या ना, वो उनकी तरह का सवाल है, मेरे को सुन पा रहे हो, हाँ या ना, है ना, या तो हाँ बोलेगा या ना, बहुत लिमिटेड सब है। नाश्ते में क्या खाया था, अब वो सोचेगा। केला खाया, पराठा खाया, ठीक है, खीर खाई, कुछ और खाया, या फिर हम कहाँ हैं, तुम अभी कहाँ हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी एग्जांपल में बता रहा हूँ। वो उठ के बोल रहा है मैं ठीक हूँ मैं खेलूंगा, वो आदमी उठ के बोल रहा है मैं ठीक हूँ मैं खेलूंगा। मैंने पूछा भाई हम हैं कहाँ पे, हम गोवा में मैच खेल रहे थे, और जब मैंने पूछा कि हम हैं कहाँ पे, he does not remember हम कहाँ हैं, हम किससे खेल रहे हैं। वो खेल कह तो रहे डॉक्टर साहब गेम आ जाएंगे, टाइम हो गया मैं खेलूंगा, भाई वो खेल किससे रहे हैं, ओपोनेंट कौन है, he does not remember, उसको याद नहीं है ओपोनेंट कौन है, उसको याद नहीं है हम कहाँ हैं, उसे याद नहीं है टाइम क्या हुआ है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, अगर इनके आंसर्स सही नहीं आ रहे हैं वो गेम से बाहर बैठा है, ऑब्जर्वेशन, ओके, ही इज नॉट गोइंग बैक, वो वापस नहीं जा रहा है क्योंकि उसके ब्रेन को धक्का लगा है, ठीक है, और वो किस एक्सटेंट तक लगा है ये हमें नहीं मालूम। अगर ऐसे में कोई बच्चा वॉमिटिंग कर दे या उसे 2 नजर आए, ठीक है, ये कहानी नहीं है कि क्या तुम्हें 2 नजर आ रहे हैं, कभी कभी 2 नजर आते हैं, वो किसी को ना देखना पड़े तो अच्छा है, ठीक है। 2 नजर आने का मतलब सीरियस प्रॉब्लम, तो वॉमिटिंग भी। सर तारे भी नजर आते हैं। हाँ, मैं भुक्तभोगी हूँ, मुझे बॉल लगी थी एब्डोमिनल पे, हाँ, हमने गार्ड नहीं पहना हुआ था और मेरे को तारे नजर आए थे। तो अगर 2 नजर आ रहे हैं, वॉमिटिंग कर रहे हैं, सीरियस इंजरी है, उसे बात कर दो, ठीक है। तो पहली चीज यू टॉक, ठीक है, एक्सक्यूज मी, आप इधर आ जाओ, हाँ, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं। ओके, टॉक, टॉक के बाद यू आर लुकिंग फॉर रिस्पॉन्स, फिर ओ फॉर ऑब्जर्व। ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट है, क्या वो दर्द में है, कितने दर्द में है, बाजू हाथ पांव सही जगह पे दिख रहे हैं या नहीं, कोई आदमी ऐसे ही पकड़ के बैठा है या उसका कंधा निकल गया है, ठीक है, या पेट पकड़ के बैठा है, हिल ही नहीं रहा है। ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि उससे आपको पता लगेगा। अब आप उससे ये नहीं कहोगे चलो, क्योंकि आपको लग रहा है कि इसको कहीं चोट लगी है, वो हिल नहीं रहा है। मेरे एक टीचर बोलते थे अगर कोई चोट लगने के बाद हिल रहा है तो इट्स अ गुड साइन। अगर कोई चोट लगने के बाद हिल नहीं रहा है ना तो यू शुड बी वेरी केयरफुल, ठीक है, वो चाहे मेजर इंजरी की वजह से हो, सीरियस इंजरी की वजह से या
फ्रैक्चर डिसलोकेशन की वजह से, क्योंकि अब उसको दर्द इतना है वो हिल पा नहीं रहा, ठीक है। देन इट इज, अब यहाँ पे जाके आप उसको टच करोगे, ठीक है, और वो टच भी बहुत जेंटल रहेगा, ठीक है। फिर आप उसे एक्टिव मूवमेंट, ये टच है, टच में बेसिकली आपको ये देखना होता है कि उसको कहीं स्वेलिंग लग रही है, कोई डिसलोकेटेड पार्ट लग रहा है, कोई निकला हुआ पार्ट है, एटीट्यूड क्या है, कैसी चीजें हैं, ठीक है। फिर एक्टिव मूवमेंट से आप उससे ये नहीं कहेंगे कि बाजू, अब उसे बोलेंगे बाजू मोड़ के दिखाओ, मान लो उसे याद रखिए। तो एक्टिव मूवमेंट का मतलब जो मैं खुद करता हूँ, ठीक है, बाजू मोड़ के दिखाओ, अगर वो मोड़ पा रहा है या घुटना है वो उसे मोड़ पा रहा है तो कहे ठीक है, आपको थोड़ा वेट बेयर करके देखो इसमें, ठीक है। अगर वो वेट बेयर कर पा रहा है, आप फोर्स नहीं करो, उससे सिर्फ ये बोलो कि क्या तुम उठ सकते हो। अगर वो कहता है मैं उठ सकता हूँ, ठीक है, उठने की कोशिश करो, बट सपोर्ट अपने पास में रखो। बाई चांस उसे फ्रैक्चर है, उसे भी नहीं पता तो वो गिर जाएगा, तो आप उसको हाथ में चीजें दो, उसे बोलो खुद फोर्स नहीं करना है, ठीक है। अगर एक्टिव मूवमेंट ठीक है, वेट बेयर कर पा रहा है, तब आप उससे कहोगे अच्छा ठीक है, थोड़ा चल के दिखा दो। अगर ये सब ठीक हो रहा है तो, अगर ये सब ठीक नहीं हो रहा है बाहर बैठ जाओ, ठीक है। तो एस ये एक्टिव के लिए स्टैंड करता है, एक्टिव मूवमेंट्स। देन पैसिव मूवमेंट्स, आप मोड़ के देखते हो मगर आप मत मोड़ के देखना। एंड एस स्टैंड्स फॉर स्किल, कि जब ये सारी चीजें ठीक होती है तब आप उसे चलने को, उठने को, जंप करने को, बॉल पकड़ने को, बॉल पास करने को बोल सकते हो, और अगर वो ठीक है तो वापस खेलेगा, ठीक है। सो आप समझ गए अप्रोच कैसे करना है। किसी भी इंजरी को होता है, सीरियस इंजरी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है, ठीक है, ओके। अभी हम इंजरी प्रिवेंशन की छोटी सी बात कर लेते हैं, इनको कंसिडर करके। मिटा दो इसको, दो टैब्स को। आप अपने हिसाब से दो टैब्स को इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, अपने हिसाब से अपने स्कूल का, अपने बच्चों के लिए एक सिस्टम भी बना सकते हो कि जब आपको लगता है कि आपके इंजरी होती है तो आपको देखो कैसे उन्हें अप्रोच करना है, ठीक है, ओके। ये एपिस्टैक्सिस, मैंने नाक, किसी ने बोला था कि नक्सीर टूट गई या नाक से ब्लड निकलने लगा, उस समय क्या करना है? हाँ, बच्चे को लिटा देना है, सिर पर ठंडा पानी रखना है, सिर पीछे लेके जाना है, आगे लेके जाना है, लेफ्ट लेके जाना है, राइट, ठीक है। खड़े हो, बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब ऐसे बिठाना है बच्चे को, ठीक है, और सिर्फ नाक को दबोच लेना है, मुंह से सांस लो। ऐसा मेरे को ये बोलना पड़ा मुंह से सांस लो, उसको भी आपको बोलना पड़ेगा कि मुंह से सांस लो। सिर नीचे रहेगा, नाक पकड़ी रहेगी, मुंह से सांस लो, ठीक है। पिंच करना है नोज को और होल्ड करना है, वो मुंह से सांस लेगा इतनी देर, ठीक है, ताकि ब्लड जो है वो रुक जाए, फ्लोटिंग हो जाएगी, सिर्फ प्रेशर से रुकेगा, ठीक है। बैठ जाओ। जनरल धारणा है कि पीछे कर दो, लिटा दो, तो वो ब्लड पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। पिंच भी नहीं किया तो प्रेशर भी नहीं आएगा, ज्यादा देर तक फ्लो होता रहेगा, ठीक है। तो बेटर है इस पोजीशन में रखो। और ज़्यादातर ये क्या होता है, अगर तो फिर से नॉन कॉन्टैक्ट है तो वो जल्दी बंद हो जाएगा, अगर कॉन्टैक्ट के साथ में है तो चांसेस होते हैं कि अगर ब्लीडिंग हुई है तो किसी ने कोनी मारी है तो चांसेस है कि नेजल बोन फ्रैक्चर होने के। बट यंग बच्चों के अंदर कम होता है, उनकी बोन्स बहुत फ्लेक्सिबल होती है, तो उनकी आराम से टूटती नहीं, ठीक है, ओके। अब कुछ इंजरीज मैंने यहाँ नोट डाउन की थी।
इंजरी होने के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? एक प्रीवियस इंजरी। अगर किसी को कोई पुरानी चोट लगी हुई है तो उसको दोबारा चोट या कोई और चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो सबसे बड़ा एक चोट लगने का रिफरेंस जो एक वो रीज़न है वो एक पुरानी चोट है, चाहे वो छोटी है या बड़ी है। ठीक है, तो इसलिए अगर किसी बच्चे को चोट लगी है तो आपको उसे पूरा रिकवर होने का समय देना है। आपने उसे पूरा रिकवरी होने का टाइम देना है। एक चोट से दूसरी चोट आती है, ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे पूरा हीलिंग का समय दें। चाहे उसे डॉक्टर, उसके स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट किसी से कंसल्ट करके जाने के ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, तब उसे दोबारा खेलने के लिए बोले। उसे पुश ना करें, तू अच्छा खेलता है, तू नहीं खेलेगा तो हार जाएंगे, आई डायरेक्टर साहब आए हैं, तेरा खेलना जरूरी है। ठीक है, प्लेयर हेल्थ सबसे पहले, प्लेयर हेल्थ से बड़ा और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद में बच्चों को फेयर प्ले की आदत डालनी है, क्योंकि दो तरह की इंजरीज है मेनली। एक है कॉन्टैक्ट इंजरीज, एक है नॉन कॉन्टैक्ट इंजरीज। नॉन कॉन्टैक्ट इंजरीज है वो नॉन कॉन्टैक्ट हो सकती है, ट्रेनिंग मेथड्स ठीक ना हो, आप ओवर ट्रेनिंग करा रहे हो या रिकवरी कम मिल रही हो, उसकी क्षमता के हिसाब से लोड ना हो, उससे ज़्यादा लोड हो। ठीक है, अगर लोड ज़्यादा हुआ तो उसको नॉन कॉन्टैक्ट इंजरीज हो सकती है। अगर उसकी मोटर स्किल्स अच्छी नहीं है, अगर उसे लैंडिंग अच्छी नहीं आती है ना, उसकी टेक्निक अच्छी नहीं है, तो भी उसको नॉन कॉन्टैक्ट इंजरीज हो सकती है। और जो कॉन्टैक्ट इंजरीज है वो ज़्यादातर हम फेयर प्ले से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी होंगी, बट अपनी तरफ से फेयर प्ले को एनकरेज करना है ताकि इंजरीज एक दूसरे को ना हो। फिर यहाँ पे ग्रोथ से रिलेटेड जो लोगों ने कहा, सर ने कहा ये हील के अंदर पेन, एक मैडम ने बोला नी के अंदर पेन, ठीक है, और बॉडी एक। बॉडी एक किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है? कैल्शियम, गुड, और विटामिन डी, विटामिन। तो जो भी आपके न्यूट्रिशन वाला एस्पेक्ट है, बिल्कुल, तो न्यूट्रिशन यहाँ पे न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, ये छोटे बच्चे हैं, इनके स्वेट ग्लैंड्स भी हम लोगों से कम डेवलप्ड होते हैं। इनकी बॉडी टेम्परेचर देखोगे, तुम्हारा वो बच्चा गोरा हो, सांवला हो, काला हो, मगर लाल हो जाता है बहुत जल्दी। ठीक है, कोई बड़ा आदमी हो इतनी जल्दी लाल नहीं होगा, वो बच्चे एकदम लाल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जो बॉडी हीट रेगुलेशन का मैकेनिज्म है वो थोड़ा कम डेवलप होता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पानी टाइम से पिए, बीच में ब्रेक मिले उसे। आप ट्रेनिंग का टाइम क्या सिलेक्ट कर रहे हो, उस समय गर्मी कितनी है, धूप कितनी है, ये सारी चीज़ें उसकी इंजरीज को बचाएंगी। ठीक है, उसे टाइम देना है। अगर उसे हीट स्ट्रोक जैसी, हीट इलनेस जैसी प्रॉब्लम लग रही है तो उसे छाया में ले जाना है, उसे पानी देना है, नॉर्मल उसे रेस्ट करने को बोलना है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन बॉडी एक को, और ट्रेनिंग बॉडी एक का एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, ओवर ट्रेनिंग हो रही हो, रिकवरी कम मिल रही हो, आपके पास हर एक सोशो इकोनॉमिक ग्रुप के बच्चे आएंगे। ठीक है, जो पता नहीं यहाँ पे, मगर कई बार ऐसा भी होगा कि वो उसके बाद घर जाके रेस्ट करते हैं, नहीं करते हैं, किसी काम पे तो नहीं चले जाते हैं। ठीक है, हो सकता है वो बताए ना, मगर कुछ ऐसे भी होंगे जो और चीज़ों में भी ऑक्यूपाइड होंगे। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना एज अ प्राइमरी टीचर, एज अ क्लासरूम कोच इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इस समय बच्चे की ग्रोथ भी हो रही है। तो अगर मैं एक स्टील की रॉड लूँ और उस रॉड को मैं लंबा करने लगूँ, तो क्या रॉड पतली होगी या मोटी होगी? स्टील तो उतना ही है, अगर मैं उसे खींच के लंबा कर रहा हूँ तो पतली हो जाएगी, और जब पतली होगी तो कमजोर होगी या पहले से स्ट्रांग होगी? ठीक है, तो ये ग्रोथ का फेज है उन बच्चों का, उनकी हाइट बढ़ रही है। आपके एज ग्रुप में 11-12 तक नहीं, मगर 12-13, लड़कियों में 12 के आसपास। ठीक है, आप लोग देखोगे कि आपके यहाँ जो लड़कियाँ हैं वो उस समय ग्रोथ हाइट गेन कर रही है, लड़के उसके 1 साल बाद, 1 से 1.5 साल बाद, 13, 14, 15 की एज में ज़्यादातर, लड़कियाँ 12, 13, 14 की एज में
तो उस समय उनकी जो जो बोन्स है, कैल्शियम की जो चीज़ है वो रिलेटिवली बॉडी के अंदर कम हो रही है, जो रिकवर हो जाती है 1 साल बाद। और इन सब का आपको ध्यान रखना है। थोड़ी स्लोनेस भी आती है तो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के ट्रेनिंग को अपनी मॉडिफाई करके उसका लोड देख के, हर समय रगड़ा ना देके, रिकवरी डेज देके, ऊपर नीचे करके आपको मैनेज करना है, ठीक है, जिससे आपकी इंक्रीज कम रहे, ठीक है। मैं यहीं पे प्रोग्राम लगाऊंगा।